हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो बच्चों, आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कक्षा 12 की फिजिक्स, जिसमें आपको हर चैप्टर के जो है पहले थ्योरी, उसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व करवाए जाएंगे। ठीक है। तो आज का ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत लाभदायी है, क्योंकि इस वीडियो में तो आज के इस वीडियो में हम इस पूरे चैप्टर को कवर करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिख दिया है वन शॉट वीडियो, यानी इस एक ही वीडियो में आपका ये पूरा चैप्टर आज समाप्त होने वाला है। ठीक है ना। तो आप लोग कॉपी किताब लेकर बैठ जाइए आराम से, और अच्छे से नोट्स बनाइए और अच्छे से पूरा वो कर लीजिए। ठीक। तो इस वीडियो में हम पूरी थ्योरी को कवर करेंगे, और कल के वीडियो में हम इस चैप्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स लेकर आएंगे। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले जो लोग वीडियो को देख रहे हैं वो लोग लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, और जो लोग नए जुड़ेंगे वो लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब डेली आपको आपसे रिलेटेड जो है वीडियो मिलने वाले हैं। तो अगर आप जो है चैनल को ज्वाइन कर रखोगे तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा और आप आराम से उसको कवर कर लेंगे। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ठीक। तो आज का वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसे पहला है गतिज विद्युत की। पहले हम इंट्रोडक्शन पे आ जाते हैं कि हमारा जो है ये फिजिक्स का पहला पार्ट जो है वो क्या है। तो मैंने आपको कक्षा 11 में बताया था, ठीक है ना, कि आपकी जो भौतिक विज्ञान है इसके जो है दो पार्ट्स थे, जिसमें एक मैंने बताया था स्थूल भौतिकी और दूसरा क्या बताया था, सूक्ष्म भौतिकी। तो स्थूल भौतिकी का एक पार्ट आप कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं, तो उसमें मैंने आपको बताया था। तो कक्षा 11 में जो आप फिजिक्स का पार्ट पढ़ चुके हो, यांत्रिकी, तो वो एक पार्ट था मैकेनिक्स का। अब आपका आ गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिसिटी है। तो इलेक्ट्रिसिटी का जो पार्ट है, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है उसके बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं। ठीक है ना। तो पहले हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जान लेते हैं। ठीक। ये देखो यहाँ लिखा है विद्युत की। ठीक। तो विद्युत की होती क्या है, पहले इसके बारे में जान लो। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें आवेशों का अध्ययन किया जाता है विद्युत की कहलाती है। ठीक है ना। तो विद्युत की क्या होती है, जिसमें हम आवेशों का अध्ययन करेंगे उसे क्या कहते हैं, विद्युत की। ठीक है ना। तो अब विद्युत की के कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। ठीक है ना। जिसमें पहला भाग है स्थिर विद्युत की, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो पहला भाग क्या हो गया, स्थिर विद्युत की, जिसका इंग्लिश में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है ना। तो क्या होती है, तो चलिए देखते हैं कि स्थिर विद्युत की क्या है। तो विद्युत की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेश तथा उसके मध्य होने वाली अन्योन क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, स्थिर विद्युत की कहलाती है। अर्थात इसको अगर हम दूसरे शब्द में कहना चाहें तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिस पर क्या होता है, आवेश स्थिर रहता है। यानी इस चैप्टर में हम स्थिर आवेश के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। जो आपका पहला लेसन है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारा जो है ये चैप्टर पूरा का पूरा चैप्टर जो है स्थिर आवेश पर आधारित है। ठीक है ना। तो जहाँ पर आवेश स्थिर रहता है उसे हम क्या कहेंगे, स्थिर विद्युत की। ठीक। तो अगला है पार्ट सेकंड, जिसका नाम है क्या, गतिक विद्युत की। ठीक है ना। पार्ट सेकंड क्या है, गतिक विद्युत की। तो गतिक विद्युत की यानी कि इलेक्ट्रोडायनामिक्स के नाम से जाना जाता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें आवेश आपकी जो होती है वो क्या होती है, गतिमान हो जाती है। ठीक है ना। आवेश किस अवस्था में आ जाएगी, गतिमान अवस्था में। तो जब आवेश गतिमान अवस्था में होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, गतिक विद्युत की के नाम से जानते हैं। ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने पहले चैप्टर का पहला टॉपिक, जिसका नाम है विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है ना। तो चलिए जान लेते हैं आखिर इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। तो सबसे पहले आपको पता है, जैसे आप छोटी क्लासों में रहते थे तो आपने क्या किया था, कोई
छड़ या वो ले लेते हो और उसको अपने बाल में रगड़ते थे, और कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को जो है आप क्या करते थे, जब उस पेन के पास ले जाते थे तो वो टुकड़े क्या होते थे, उस पेन की ओर आकर्षित हो जाते थे, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये होता था कि पेन में कुछ एक ऐसा जो है गुण उत्पन्न हो जाता था जो कागज़ के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता था, ठीक है ना। तो वही है, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं विद्युत आवेश कहलाता है, ठीक है ना। इसे किससे प्रेजेंट करते हैं, क्यू से, ठीक। तो कहने का मतलब पदार्थ में एक प्रकार का गुण होता है जिसमें विद्युत और उसके चुंबकीय प्रभाव का जो है अनुभव करते हैं या उत्पन्न होते हैं या अध्ययन करेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, वैद्युत आवेश। अब वैद्युत आवेश को कैसे प्रेजेंट करते हैं, तो क्यू से, क्योंकि क्यू बराबर क्या होता है भैया, क्यू बराबर होता है आई टी, ठीक। तो ये हो गया। अब अगर हम दूसरे शब्दों में इसकी डेफिनेशन बनाना चाहें तो भाई क्या कह सकते हैं, किसी चालक में प्रवाहित धारा तथा समय के गुणनफल को वैद्युत आवेश कहते हैं। तो इसको हम सूत्र बेस से परिभाषित कर सकते हैं, ठीक। तो अगला है, आवेश दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। तो आवेश कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, जिसमें पहला है धनावेश। पहले आवेश को हम क्या कहेंगे, धनावेश, जिसे हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव आवेश, ठीक है ना। कौन सा आवेश होता है, धनावेश। तो धनावेश का अर्थ क्या होता है, पहले ये जान लेते हैं, ठीक है ना। तो धनावेश का अर्थ होता है किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न होने वाला जो आवेश होता है उसे हम क्या कहते हैं, धनावेश। तो कहने का अर्थ ये है कि जब किसी चालक से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, कम हो जाएंगे, तो उस पर जो आवेश आएगा वो कौन सा आवेश होगा, धनावेश होगा। तो आवेश के बारे में समझ गए, आवेश कितने प्रकार का होता है ये भी आपको पता हो गया। अब चलते हैं अगला। तो अगले जो है उस पर है, सेकेंड है ऋणावेश, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं, नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, जब किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, अधिकता होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो जब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी तो उस चालक में आवेश की जो प्रकृति होगी वो कैसी हो जाएगी, ऋणावेश होगा। तो किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को हम क्या कहते हैं, ऋणावेश कहते हैं। तो आई होप आपको आवेश कितने प्रकार के होते हैं ये भी समझ में आ गया, और धनावेश कब होगा और ऋणावेश कब होगा। देखो न्यूमेरिकल्स में आते हैं, ठीक है ना, न्यूमेरिकल्स में पूछा जाता है प्रकृति के बारे में। जैसे मान लो कोई न्यूमेरिकल्स दे दिया जाए और ये कहा जाए कि किसी चालक में 500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो रही, तो बताइए कि चालक पर कितना आवेश होगा, और आवेश की प्रकृति भी पूछ सकता है, ठीक है ना। तो आवेश की प्रकृति पूछेगा तो भाई अधिकता हो रही यानी इलेक्ट्रॉन अधिक हो रहे हैं तो ऋणावेश होगा, और अलग इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है तो कौन सा होगा, धनावेश होगा। आगे विद्युत आवेश के मात्रक। तो आवेश का मात्रक, तो आवेश के मात्रक क्या होते हैं इनके बारे में जान लो। तो विद्युत आवेश का मात्रक अगर हम यहाँ से देख रहे हैं तो Q बराबर आई टी, ठीक। तो Q बराबर आई टी, आई का मात्रक हो गया एम्पियर और T का मात्रक क्या हो गया, सेकेंड। तो एम्पियर सेकेंड, और एम्पियर सेकेंड किससे जो है, तो एम्पियर सेकेंड हो जाएगा, और इसका एक मात्रक जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कूलाम, ठीक है ना। तो एक एम्पियर सेकेंड किसके बराबर होता है, एक कूलाम के बराबर होता है, ठीक है ना। अन्य मात्रक में है भाई देखो इसका और मात्रक जो है वो क्या होता है, स्थैत कूलाम भी होता है, ठीक है ना, याद रखना स्थैत कूलाम। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई एक स्थैत कूलाम जो है कितने उसके बराबर होता है, तो एक कूलाम जो होता है वो 3 × 10⁹ ESU, ठीक है ना। ESU का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट, ठीक है ना, जिसे हम स्थैत कूलाम के नाम से मतलब शॉर्ट में जानते हैं, ठीक है ना। और एक EMU का मतलब हो गया इलेक्ट्रोमोटिव यूनिट, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब मोटिव नहीं, मैग्नेटिक, ठीक है ना। तो ये कितने के बराबर, तो 3 × 10⁻10 ESU के बराबर होता है, और एक EMU जो होता है कितने कूलाम के बराबर होता है, तो 10 कूलाम के बराबर होता है, ठीक। तो ये हो गए आवेश के मात्रक। आवेश के कुछ और मात्रक हैं, तो कुछ और मात्रक में देख लीजिए। तो कुछ और मात्रक में अगला मात्रक है आपका आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, फैराडे, ठीक है ना। तो अगर आपसे सबसे बड़ा मात्रक पूछा जाए क्या होता है, फैराडे, और एक फैराडे कितने कूलाम के बराबर होता है, 96,500 कूलाम के बराबर होता है, ठीक है ना। तो ये याद रखना, ठीक।
अगर आपसे सबसे छोटा मात्रक पूछ लिया जाए, ठीक है ना, कौन सा छोटा मात्रक, तो छोटा मात्रक जो होगा वो क्या होगा, फ्रैंकलिन होता है। ठीक, क्या होगा, फ्रैंकलिन, ये याद रखना, आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है, फ्रैंकलिन। ठीक, अगला है आवेश की विमेय सूत्र, तो आवेश का विमेय सूत्र क्या हो जाएगा, AT। ठीक, तो इन मात्रकों को ध्यान रखना भाई, ठीक है ना, इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे। तो चलिए चलते हैं अगले टॉपिक पे। तो अगला टॉपिक है आवेशन की विधियाँ, यानी हम किसी चालक को कितने प्रकार से चार्ज कर सकते हैं, ठीक है ना, मेथड ऑफ चार्जिंग। ठीक, तो देखो इसको केवल आप समझ लीजिए, ठीक है ना, समझ लीजिए, बाकी ये एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाता, इसलिए इसके बारे में मैंने नहीं लिखा, बट इसके बारे में हम आपको बता देते हैं, ठीक है ना, कि क्या होती है ये, कैसे हम किसी चालक को आवेशित कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं, ठीक है ना, तो वो चीज़ हम आपको समझा देते हैं, बाकी इसको आपको लिखना नहीं रहेगा। ठीक, तो इसमें जैसे पहला मेथड दिया गया है चालन विधि, ठीक है ना, तो चालन विधि क्या होती है, देखो आप ध्यान से समझिए, ठीक है ना, चालन विधि के बारे में। तो देखो कहने का मतलब जैसे कोई जो है आवेशित चालक है, मान लो ये है कोई आवेशित चालक, ठीक है ना, जिसमें कोई भी आवेश है, अगर मान लो हमने मान लिया इस पे कौन सा आवेश है, धन आवेश है, ठीक है ना, कौन सा आवेश है, धन आवेश, तो इस चालक को अगर हम किसी आवेश रहित चालक से स्पर्श कराएं, ठीक है ना, अब मान लो ये कोई आपका दूसरा चालक हो गया, तो इस चालक में क्या है, कोई आवेश नहीं है, ठीक है ना, तो जब इस चालक को इसमें स्पर्श कराओगे तो क्या होगी, ये आवेश रहित चालक भी जो है जैसा चार्ज आपका इस क्षण में रहेगा वैसा ही चार्ज इस चालक में भी आ जाएगा, तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, चालन विधि, ठीक है ना, इस घटना को हम क्या कहते हैं, चालन विधि। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी आवेशित चालक को किसी अनावेशित यानी आवेश रहित या जिसमें कोई आवेश नहीं होता उस चालक से स्पर्श कराते हैं, तो आपकी जो आवेश रहित चालक होता है वो उसी प्रकार का, जैसे अगर हम धनावेशित जो है स्पर्श करा रहे हैं तो धनावेश आ जाए, और ऋणावेश से चार्ज कर रहे हैं तो ऋणावेश आ जाए, तो अगर ऐसी आवेश उत्पन्न हो जाती है तो इस घटना को हम क्या कहेंगे, चालन विधि कहते हैं, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी, ठीक है ना, तो ये है आपकी चालन विधि। और सेकेंड नंबर पे क्या लिखा है, घर्षण विधि। तो घर्षण विधि क्या होता है, तो घर्षण का मतलब होता है रगड़ना, आपको पता ही है, ठीक है ना, तो घर्षण का मतलब हो गया जब हम कोई दो वस्तुओं को आप आपस में रगड़ते हैं, ठीक है ना, तो उनके बीच इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, स्थानांतरण हो जाता है, और इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण द्वारा वस्तुओं पर क्या उत्पन्न हो जाता है, आवेश उत्पन्न हो जाता है, और इस घटना को ही हम क्या कहते हैं, घर्षण विधि कहते हैं, ठीक है ना। तो घर्षण विधि भी आपको समझ में आ गया। अब अगला है आपका प्रेरण विधि, ठीक है ना, तो प्रेरण विधि क्या होती है, अब इसके बारे में भी समझ लेते हैं। तो प्रेरण विधि क्या होती है, अब देखो ध्यान से, जैसे मान लो कोई आवेशित वस्तु है, ठीक है ना, तो किसी आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु के अगर हम पास पर, ठीक है ना, रखते हैं, तो उस अनावेशित वस्तु में जो होती है, जो हम जैसे मान लो, जैसे अभी हमने बताया, जैसे मान लो ये कोई चालक है, ये कोई क्षण है, ठीक है ना, इस क्षण पे चार्ज कैसा है, धनावेश, इस क्षण पे चार्ज कैसा है, धनावेश है, ठीक है ना, और ये हो गई आपकी अनावेशित चालक। ठीक, तो जब इस क्षण को हम इस अनावेशित क्षण पे जो है क्या करें, स्पर्श करें, तो जब इसमें मतलब स्पर्श नहीं करेंगे, इसके पास में रखेंगे, ठीक है ना, स्पर्श करना का मतलब कुछ चालन मेथड हो जाए, इसके पास में रखेंगे, ठीक है ना, स्पर्श नहीं करना, बस इसके निकट रखना है, और निकट रखने के बाद अगर इस चालक पे जो है इसकी प्रकृति का विपरीत, यानी कि जैसे इस पे धनावेश है और इस पे कौन सा आवेश उत्पन्न हो जाए, ऋण आवेश उत्पन्न हो जाए, तो इस घटना को हम क्या कहेंगे, प्रेरण विधि कहते हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये होता है कि जब किसी आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु के निकट रखने पर उसके विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाती है, तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रेरण विधि कहते हैं, ठीक है ना। तो प्रेरण विधि को भी आप अच्छे से समझ गए हैं, ठीक है ना। तो अब चलते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ। तो अगला टॉपिक है वैद्युत आवेश के मूलभूत गुणधर्म। भाई आवेश के कुछ गुण होते हैं, तो उन गुणों के बारे में आप ध्यान रखिए, ठीक है ना। तो क्या होते हैं,
जैसे पहला इसमें जो गुणधर्म है वो कैसा है, आकर्षण एवं प्रतिकर्षण का, ठीक है ना। यानी कि विद्युत आवेश में आकर्षण और प्रतिकर्षण का भी गुण होता है, ठीक। तो आकर्षण और प्रतिकर्षण कब होता है, तो जब आपके सजातीय आवेश, जैसे मान लो एक धन आवेश है और ये दूसरा धन आवेश है, ठीक है ना, या एक ऋण आवेश है और दूसरा भी ऋण आवेश हो जाए, ठीक। तो जब धन धन या ऋण ऋण आवेश होते हैं तो उन पे जो लगने वाला बल होगा वो कौन सा बल होगा, प्रतिकर्षण बल होगा, ठीक है ना। सजातीय आवेश, सजातीय आवेश का मतलब होता है एक जैसे आवेश, ठीक है ना। और जब आप मान लो कोई जो है एक पे धनावेश हो और दूसरे पे क्या हो, ऋणावेश हो, ठीक है ना। एक पे धनावेश और दूसरे पे क्या हो, ऋणावेश। तो जब विजातीय आवेश होते हैं यानी विपरीत प्रकृति के आवेश होंगे तो उन पे जो लगने वाला बल होगा वो कौन सा बल होगा, आकर्षण बल होगा, ठीक है ना। तो जब सजातीय आवेश होंगे तो प्रतिकर्षण बल होगा और जब विजातीय आवेश होंगे तो क्या होगा, आकर्षण बल होगा, ठीक है ना। तो आई होप आपको आकर्षण और प्रतिकर्षण के बारे में समझ में आ गया होगा, ठीक। अब चलते हैं दूसरे गुण में। तो दूसरा गुण है आवेश संरक्षण। तो आवेश संरक्षण का मतलब हो गया कि किसी भी निकाय को दिया गया जो टोटल आवेश होता है वो क्या होता है, नियत रहता है, ठीक है ना। तो चलिए समझ लेते हैं क्या है। तो आवेश संरक्षण के नियमानुसार किसी विलगित निकाय में वैद्युकुल आवेश जो होता है वो क्या होता है, नियत रहता है। अर्थात इसका अर्थ यह है कि आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक है ना। ना ही नष्ट किया जाता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। इसको केवल हम क्या कहते हैं, एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर क्या करते हैं, स्थानांतरित कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये घटना आपकी होती है क्या, आवेश संरक्षण का सिद्धांत, ठीक है ना। तो कहने का मतलब जब दो वस्तुओं को हम परस्पर रगड़ते हैं तो एक वस्तु धनावेशित तथा दूसरी वस्तु क्या होती है, ऋणावेशित हो जाती है। तो एक वस्तु से जितने इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है दूसरी वस्तु को उतने ही इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। तो यही घटना आपकी क्या कहलाती है, आवेश संरक्षण का सिद्धांत। दूसरा अगर हम इसका एग्जाम्पल जानना चाहें तो आप सेकेंड पेपर में पढ़ोगे तो एग्जाम्पल में आपका जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक तो आपका हो जाएगा, एक एग्जाम्पल आपको पढ़ना है युग्म उत्पादन, ठीक है ना। क्या होगा, युग्म उत्पादन ये होती है, ठीक है ना। और दूसरा जो होता है युग्म विनाश का होता है। तो ये आवेश संरक्षण पे ही आधारित है, ठीक है ना। तो इनका हम जिक्र सेकेंड पेपर में जो लास्ट चैप्टर आपका है उसमें करेंगे, ठीक है ना। तो आवेश संरक्षण का सिद्धांत आपको समझ में आ गया। चलते हैं हम अगले टॉपिक पर। अब अगला टॉपिक है भाई, ध्यान दीजिए, आवेश की योज्यता का नियम। भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में आप जरूर याद रखिए, ठीक है ना। तो आवेश की योज्यता, तो आवेश की योज्यता नियम क्या होती है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, ठीक है ना। तो क्या है, किसी निकाय का कुल आवेश उसके विभिन्न अवयवी कणों पर उपस्थित भिन्न भिन्न आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है, आप इसको जो है अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है ना। तो नए पेज पे आ जाते हैं और ध्यान दीजिए। जैसे मान लो ये कोई आपका निकाय है, ठीक है ना, ये हमने क्या बना दिया, एक कोई निकाय है, ठीक है ना। तो मान लिया ये निकाय जो है n अवयवी कणों से मिलकर बना है, ठीक। अब इसको क्या करते हैं, आवेशित कर देते हैं। इस पर ये हो गया आवेश, ठीक है ना, प्लस Q1, फिर हो गया प्लस Q2 हो गया, ठीक है ना, फिर माइनस Q3 हो गया, फिर माइनस चलो प्लस Q4 हो गया, ठीक है ना, डॉट डॉट। इस तरह से हम इसको क्या कर दें, आवेशित कर दें, ठीक है ना। तो कितने आवेश हमने इसमें कर दिया, मान लो कि n आवेश से इसको जो है बना दिया गया। तो ये आपका जो निकाय है n कणों, तो इसका जो टोटल आवेश होगा, टोटल आवेश यानी कि Q जो होगा वो इनके बीजगणितीय योग के बराबर होगा। कहने का मतलब ये हो जाएगा कि Q बराबर क्या होगा, Q1 प्लस का, ठीक है ना, प्लस Q2 माइनस Q3 प्लस Q4 प्लस डॉट डॉट प्लस Qn, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यह है कि किसी निकाय को कुल वैद्युत आवेश उसके विभिन्न अवयवी कणों पर उपस्थित भिन्न भिन्न आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होती है, और इस घटना को ही हम क्या कहते हैं, आवेश का योज्यता नियम, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब दूसरा टॉपिक है भैया, आवेश का क्वांटीकरण। क्वांटीकरण का मतलब होता है फिक्स वैल्यूज। अगर इंग्लिश में हम पूछे तो क्वांटीकरण का मतलब क्या होता है, फिक्स
वैल्यूज। फिक्स का मतलब हो गया निश्चित मान। तो कहने का मतलब नेचर, यानी नेचर में जो आवेश होता है वो सदैव एक निश्चित जो है न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज के रूप में उत्पन्न होता है। कहने का मतलब यह है कि अगर हम किसी चालक को आवेश देंगे या लेंगे, ठीक है ना, देंगे या लेंगे, तो एक पूर्ण संख्या के रूप में देंगे। जैसे अगर मान लो हम किसी चालक को आवेश दे रहे हैं तो या तो 1 देंगे, या तो 2 देंगे, या तो 3 देंगे, या तो 4 देंगे, ठीक। तो आवेश अगर हम निकाल रहे हैं या दे रहे हैं तो एक पूर्ण गुणज के रूप में ही लेंगे। जैसे 1 इलेक्ट्रॉन लेंगे या देंगे, 2 देंगे, 3 देंगे, 4 देंगे, 5, है ना। इस तरह से हम इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करते हैं, ठीक है ना। ये हम नहीं हो सकता कि कोई आधा इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन को भी इसे कट करके आधा दे दिया जाए, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना। या 1.5 इलेक्ट्रॉन जो है दे दे, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि आवेश सदैव एक निश्चित न्यूनतम मान के जो है मान के पूर्ण गुणज के रूप में उत्पन्न होता है, और इसे ही आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। और इस न्यूनतम आवेश को ही क्या कहा जाता है, मूल आवेश, जिसे हम किससे प्रेजेंट करते हैं, ई से प्रेजेंट करते हैं, ठीक। और इसका फार्मूला हो गया Q बराबर क्या लिखा, प्लस माइनस एन ई। तो प्लस का मतलब होता है देना और माइनस का मतलब होता है निकालना। तो कहने का मतलब हम जहाँ n क्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है, 1 2 3 आगे डॉट डॉट जो भी होती है, ठीक। तो ये गणना आपकी क्या कहलाती है, आवेश का क्वांटीकरण। अब क्वांटीकरण को एक और नाम होता है जिसे हम परमाणुकता के नाम से भी जानते हैं, ये याद रखना, ठीक है ना। तो ये थे आवेश के कुछ मूलभूत गुणधर्म, तो इनको याद रखना, इन पे आधारित आपके न्यूमेरिकल्स पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना। तो चलते हैं अगले टॉपिक पर। तो अगला टॉपिक आ गया भैया कूलाम का नियम, ठीक। तो कूलाम के नियम के बारे में समझते हैं। तो कूलाम के नियम के अनुसार क्या बताया इन्होंने, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण। तो आकर्षण कब लगता है, मैंने आपको पहले ही बताया था। आकर्षण यानी दो प्रकार की प्रकृति होगी। सपोज दैट मान लो ये कोई बिंदु आवेश है, ठीक है ना, जिस पर आवेश क्या हो गया Q1 प्लस का Q1, और ये दूसरा बिंदु आवेश है जिसका नाम हो गया प्लस का Q2, ठीक है ना। तो अगर मान लो ये प्लस Q1 हो गया और ये माइनस Q2 हो गया, ठीक है ना। तो अगर विजातीय आवेश होंगे, कैसे आवेश होंगे, विजातीय, तो विजातीय आवेश होंगे तो कौन सा बल लगेगा, आकर्षण। और अगर सेम प्रकृति के चार्ज होंगे यानी प्लस प्लस या माइनस माइनस, ठीक है ना। तो अगर इस प्रकृति के आवेश हैं तो इन पे लगने वाला बल जो होगा वो कैसा बल होगा, प्रतिकर्षण बल हो जाएगा, ठीक है ना। कैसा बल होगा, प्रतिकर्षण बल होगा। ये हो गए, ठीक। तो ये लिखा है स्थिर दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, ठीक है ना, अनुक्रमानुपाती, यानी इनके, है ना, इन दोनों आवेशों, तो दोनों आवेशों के जो चार्ज हैं Q1 और Q2, तो इनके मध्य जो लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है ये दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी F प्रोपोर्शनल Q1 Q2, ठीक। तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक। और इन दोनों आवेशों की अगर हम मान लो बीच की दूरी मान लेते हैं क्या है, r, तो इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी F प्रोपोर्शनल 1/r², ठीक है ना। अब अगर हम इन दोनों नियमों को मिला दें, ठीक है ना, तो इन दोनों नियमों को मिलाने पर, ठीक, तो इसको हम नियम फर्स्ट मान लेते हैं, इसको नियम सेकंड। क्या लिखोगे, दोनों नियमों को मिलाने पर, दोनों नियमों को मिलाने पर, चलो दोनों नियम को मिला दो। तो जब दोनों नियम को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपान r², ठीक। तो ये हो गया। अब F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपान r², प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटेगा तो एक कांस्टेंट वैल्यूज आ जाती है जिसे हम किससे प्रेजेंट करेंगे, K से, और ये हो जाएगा Q1 Q2 अपान r², ठीक। अब K का जो मान होता है वो कितना होता है, 1/4πε0। तो इसके प्लेस पे जब ये मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा, F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपान r², ठीक। और ये हो जाता है
कूलाम का नियम। ठीक, तो ये था कूलाम का नियम। ठीक है ना। तो यही कूलाम का नियम है। ठीक, अब थोड़ा सा यहाँ जान लो इसके बारे में। ठीक, ये जो आपकी वैल्यूज़ है ये यहाँ देखो, जहाँ पे ये है आपका एप्सिलॉन जीरो, इस एप्सिलॉन जीरो को कहते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता। निर्वात जिसका अर्थ होता है वायु। ठीक है ना, वायु। तो निर्वात की वैद्युतशीलता, वैद्युतशीलता ये हो गई। ठीक, और इसका जो कांस्टेंट मान होता है वो भी याद रख लो। एप्सिलॉन जीरो का जो कांस्टेंट मान होता है वो कितना होता है? 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक, और इसकी जो यूनिट होती है, ठीक, यूनिट वो कितनी होती है आपको पता होना चाहिए। तो इसका जो यूनिट होता है वो क्या होगा? तो यहाँ से निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक, तो ये तो इसका मात्रक भी हो गया। और इस एप्सिलॉन जीरो का जो विमीय सूत्र होगा, ठीक है ना, विमीय सूत्र, विमीय सूत्र। तो विमीय सूत्र क्या हो जाएगा भैया? तो इसका विमीय सूत्र होता है, अब देखो यहाँ से निकालो, कूलाम स्क्वायर। तो कूलाम का क्या होता है? 80, तो ए स्क्वायर टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, अपान नीचे क्या हो गया? न्यूटन, न्यूटन का क्या होता है? mL/t-2, और मीटर का क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर। ठीक, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यूज़ क्या हो जाएगी? तो ध्यान दीजिए, इसकी वैल्यूज़ हो जाएगी, m ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा m⁻⁻1। ठीक, और l यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो 2 1 3, ऊपर जाएगा तो l⁻3। ठीक, और फिर आगे जो है यहाँ t की घात -2 है, ऊपर जाएगा -2 मिला के वो प्लस हो जाएगा, और मिला के कितना हो जाएगा? t की घात 4। ठीक, और a स्क्वायर ये हो गई। तो ये हो गई इसकी विमा। ठीक, तो ये याद रखना, पूछा जा सकता है। ठीक, और ये जो आपकी है 1/4πε0, इसका मान भी याद रखना, इसका मान होगा 9 × 10⁹। ठीक है ना, और ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक, तो इन चीज़ों के बारे में ज़रूर याद रखना, न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे। ठीक, तो मेरे ख्याल से कूलाम का नियम आपको समझ में आ गया है। ठीक, तो चलते हैं अगले स्लाइड पे। तो अगले स्लाइड में है आपेक्षिक वैद्युतशीलता या परावैद्युता। तो आपेक्षिक वैद्युतशीलता या परावैद्युता क्या होता है? तो ध्यान दीजिए, इस पे भी आधारित क्वेश्चंस आने के चांस बन जाते हैं, तो इसको भी समझ लीजिए। तो यहाँ पे क्या लिखा है? माना दो बिंदुवत आवेश Q1 तथा Q2। ठीक है ना, दो बिंदुवत आवेश है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था। एक बिंदुवत आवेश ये हो गया और एक ये हो गया। इसका चार्ज हो गया Q1 और इसका चार्ज कितना हो गया? Q2। तो दो बिंदुवत आवेश Q1 तथा Q2 निर्वात के स्थान पर किसी माध्यम में, निर्वात के स्थान पे अभी तक वायु था, अब वायु का माध्यम चेंज होके कोई माध्यम आ गया। अब माध्यम में कोई भी माध्यम हो सकता है, जल हो गया, ग्लिसरीन हो गया, कांच हो गया, रबर हो गया, कोई भी माध्यम हो सकता है। ठीक है ना, तो किसी माध्यम में आ दूरी पर स्थित हो तो उनके मध्य कार्यरत बल। तो जब किसी माध्यम में स्थित है तो उनके बीच जो कार्य करने वाला बल होगा, अब ये किसी माध्यम में कितनी दूरी पर है? आ दूरी पे रखा है ये, तो इनका जो मीडियम है, कोई मीडियम हो गया। ठीक है ना, तो अब इनके मध्य जो लगने वाला बल होगा वो कितना होगा? तो वो हो जाएगा भैया F। अब यम से प्रेजेंट कर देंगे तो F मीडियम हो गया। ठीक है ना, जिसका फार्मूला क्या हो जाएगा? = 1/4πε। तो एप्सिलॉन क्या हो गया? माध्यम की वैद्युतशीलता, और ये हो जाएगा आपका Q1 Q2 अपान r²। ये हो गया। ठीक, अब हम क्या करते हैं, वायु के लिए जो मान निकाला गया था वो तो आपको पता ही है। ठीक है ना, तो वायु के लिए क्या था? वायु के लिए क्या बताए थे भैया? F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपान r²। ये तो बताया गया था ना। अब हम करते क्या है, एक को मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, यानी इसको मान लीजिए आप इक्वेशन फर्स्ट और इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकंड। ठीक, और क्या करिए,
इनको डिवाइड कर दीजिए, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 2 को समीकरण 1 से क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं, ठीक है ना। तो जब समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग करेंगे तो क्या आएगी इसकी वैल्यूज, ये ध्यान देना, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा f अपान एफ एम इजक्वल टू, अब इसकी वैल्यू जब रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपान यहाँ हो जाएगा Q1 Q2 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर, और जब एफ एम की वैल्यूज इसको यहाँ पे रखोगे तो ये हो जाएगा Q1 Q2, और इसका ये नीचे वाला भाग पलट के ऊपर चला आएगा तो ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन और इंटू क्या हो गया आर स्क्वायर, ठीक। अब इसमें देखो जो कैंसिल हो रहा है उसको हम कैंसिल कर देते हैं, ठीक। तो Q1 Q2 से, ठीक, क्या हो जाएगा, Q1 Q2 से Q1 Q2 कैंसिल हो गया, और 4 पाई से 4 पाई भी कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ आपका बन जाएगा f अपान एफ एम इक्वल टू, ऊपर बच गया हमारा एप्सिलॉन और नीचे क्या बचेगा एप्सिलॉन 0, ठीक है ना। तो एप्सिलॉन 0 इतना बचा, ठीक है ना। तो एप्सिलॉन 0 जो है इसको हम किसी कांस्टेंट के बराबर मान लेते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा जो f अपान एफ एम है इसको हम क्या मान लेते हैं, कोई कांस्टेंट मान लो k के बराबर मान लेते हैं। तो अगर इसके प्लेस पे मान रख देंगे तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन 0, और यहाँ से माध्यम की जब वैद्युशीलता निकालेंगे तो एप्सिलॉन इक्वल टू क्या हो जाएगा k इंटू एप्सिलॉन 0, ठीक। ये हो जाएगा इसका रिलेशन, ठीक। तो ये हो गया। तो यहाँ से हम लोग इसकी वैल्यूज आराम से ज्ञात कर सकते हैं। तो इस पे आधारित कभी कभी न्यूमेरिकल्स आ जाता है तो वो ध्यान रखना, ठीक। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया है। तो जिसको अगर एक बार में समझ में ना आया हो वो लोग वीडियो को फिर से देख लेना तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। अब चलते हैं अगले स्लाइड पे। तो अगले स्लाइड में देखिए क्या है। तो अगला स्लाइड है हमारा कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप, ठीक है ना। कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप। तो भैया कभी कभार ये भी पूछ लिया जाता है, तो सबसे पहले इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं, ठीक। तो स्टेटमेंट में क्या लिखा है, माना दो बिंदुवत आवेश Q1 तथा Q2, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, ये मान लेते हैं हम एक आवेश ये एक आवेश हो गया जिसका आवेश हो गया Q1, और ये मान लेते हैं ये दूसरा आवेश है हमारा, ठीक है ना, जिसका आवेश हो गया कितना Q2, ठीक। तो दो आवेश बिंदुवत है ना Q1 तथा Q2 जिनके मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थित सदिश क्रमशः, ठीक है ना। तो इनकी जो मूल बिंदु के सापेक्ष दूरियां हैं, ठीक है ना। सबसे पहले इसको क्या करते हैं, एक कोऑर्डिनेट के रूप में जो है वो कर लेते हैं। तो एक लाइन ये खींच देते हैं और दूसरी लाइन ये खींच देते हैं, ठीक। तो ये हो गई आपकी एक्स एक्सेस और ये हो जाएगा वाई एक्सेस और ये होगा ओरिजिन पॉइंट O, ठीक। तो यहाँ से इसकी ये वाली जो दूरी है वो क्या हो गई R1, ठीक। और यहाँ से इसकी ये वाली जो दूरी होगी इसकी दूरी हो जाएगी वो क्या R2, ठीक। तो आप ध्यान देना यहाँ पे, ठीक। तो इस पर जो बल लगेगा, ठीक है ना, इस पे लगने वाला जो बल हो गया ये आपका कौन सा हो गया, तो इस डायरेक्शन में। अब इस आवेश के कारण ये आपका लग रहा है तो इस पे जो दूरी हो जाएगी वो क्या होगी R21, यानी 2 के सापेक्ष पहला का कंडीशंस हो रहा, और इस पे जो आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा R12 हो जाएगा, ठीक है। और इनके ये बीच की ये दूरी होगी, ठीक। तो ये वाली जो दूरी होगी आपकी R21 का मतलब क्या हो गया कि R2 के सापेक्ष R1 की वैल्यूज, ठीक, ये हो गई। तो फिगर मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है ना। अब देखो इसको करना क्या है, तो स्टेटमेंट लिख गया और इसी तरह इसकी ये दूरियां आप प्रदर्शित कर लेंगे R1 तथा R2 में, ठीक। अब यहाँ पे देखो ध्यान से लिखना क्या है, तो यहाँ आपको लिखना है यदि आवेश Q1 के सापेक्ष Q2 का स्थिर सदिश, Q2 का
स्थिति सदिश, ठीक, Q2 के सापेक्ष स्थिति सदिश। तो इसको हम किससे दिखाएंगे, R21 है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो ये जो लिखा हुआ है आपका R21, तो इसका मतलब क्या हो गया कि Q1 के सापेक्ष Q2 का स्थिति सदिश, Q1 के सापेक्ष Q2 का, और ये जो R12 लिखा है ये Q2 के सापेक्ष Q1 का स्थिति सदिश है, ठीक है ना। तो अब आप समझ गए होंगे। तो इसकी वैल्यू जो हो गई वो क्या हो गई, ये हो जाएगी, ठीक। अब ध्यान दो, अब आप किसका नियम लगाओगे, कूलाम का नियम। तो कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से अब कूलाम का नियम लगा देते हैं भाई, ठीक है ना। तो कूलाम का नियम क्या होता है, चलो ध्यान दो। तो कूलाम के नियम में मैंने आपको क्या बताया था, तो अब ध्यान रखना। तो किसके सापेक्ष निकालोगे, तो Q2 पर Q1 के कारण लगने वाला, Q2 पर, यानी इस Q2 पर इस Q1 के कारण लगने वाला बल निकाल लो, ठीक है ना। तो यहाँ चाहे लिख देना, ठीक, कि आवेश Q2 पर आवेश Q1 के कारण लगने वाला बल, ठीक है ना। तो Q1 के कारण लगने वाला बल जो होगा F21, ध्यान रखना, Q2 पर Q1 के कारण निकाल रहे हैं मान, ठीक है ना। तो इसको किससे प्रेजेंट करेंगे, F21 इक्वल टू क्या बताया था मैंने, 1/4πε0, और ये हो जाएगा आपका Q1 Q2 अपान, ठीक। तो स्थिर सदिश के रूप में इसकी वैल्यूज लिखेंगे। तो स्थिर सदिश के रूप में क्या लिखोगे, R1 मतलब R21 का कैप, और इसकी वैल्यूज जो होगी, अब इसके सापेक्ष तो 21 को हम क्या लिख सकते हैं, R2 माइनस R1, तो ये हो जाएगा R2 माइनस R1 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब इसी प्रकार हम अगली वैल्यूज निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो अगली वैल्यूज जब हम मान निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ध्यान दो, ठीक। तो ये तो हो गया आपका Q1 के का सापेक्ष, मतलब सॉरी, आवेश Q2 पर आवेश Q1 के कारण। अब Q1 पर आवेश है ना, अब किस पे, Q1 पर आवेश Q2 के कारण बल निकालेंगे, ठीक। तो आपको लिखना है इसी प्रकार, ठीक है ना। क्या लिखना है, इसी प्रकार। तो इसी प्रकार जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा F12, और इसका मान क्या हो जाएगा भैया, तो इसका मान हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2। और यहाँ पे ध्यान देना, अब इसका स्थिर सदिश के रूप में लिखेंगे तो इसकी वैल्यूज क्या होगी, R12, और यहाँ से इसकी वैल्यूज हो जाएगी वो क्या हो जाएगी भैया, तो ये हो जाएगा R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, ठीक। अब चूंकि आपको पता है कि R कैप जो है, ये जो आपका लिखा है R12 का कैप, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम R12 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो कैप का मतलब क्या होता है, इकाई वैल्यूज, ठीक है ना। तो इकाई वैल्यूज यानी इकाई सदिश होते हैं, एकांक सदिश, ठीक। तो ये हो गया। तो ये 1 2 की वैल्यूज हो गए। अब एकांक सदिश इन दोनों को हम क्या करते हैं, बराबर हैं, लेकिन इनकी डायरेक्शन जो है वो क्या है, विपरीत दिशा में। देखो ये आपकी वैल्यूज होगी, ठीक है ना। एकांक सदिश आपका जो ये 1 2 कैप है, ठीक है ना, ये किसके बराबर है, R12 के, है ना। और अगर हम इसकी वैल्यूज की बात करें R21 कैप, तो इसका मतलब क्या होगा, R21 हो जाएगा, ठीक। तो कहने का मतलब एकांक सदिश दोनों के मान बराबर हैं, लेकिन क्या है, विपरीत दिशा में होने के कारण है, ठीक है ना। तो इन्हें हम क्या लिख सकते हैं, तो इनका डायरेक्शन विपरीत है, तो इन्हें हम ये भी लिख सकते हैं कि R कैप 21, इसको हम लिख सकते हैं R कैप 1 2, लेकिन चिन्ह काय का लग जाएगा माइनस, क्योंकि इनका डायरेक्शन क्या है, विपरीत है, ठीक है ना। तो अगर हम इसके स्थान पे इसकी वैल्यूज रख दें, ठीक, तो जब यहाँ मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ क्या है, F12 इक्वल टू हो गया 1/4πε0, और ये हो गया Q1 Q2 अपान, यहाँ क्या होगा, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, और इसके प्लेस पे हम ये वैल्यूज रख देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो ये 1 2 लिखा, तो इसके प्लेस पे हम क्या रख सकते हैं, ये, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस R21 कैप, ठीक। और ये माइनस को जब हम आगे ला लेंगे, तो आगे जब लाओगे तो क्या हो जाएगा, F12 इक्वल टू माइनस 1/4πε0
Q1 Q2 अपान, अब यहाँ माइनस कॉमन कर लो, तो माइनस कॉमन करोगे तो माइनस का वर्ग प्लस ही हो जाएगा, तो इसे आप R2 माइनस R1 का स्क्वायर और ये आपका हो जाएगा R21 कैप। अब यहाँ पे देखो, यहाँ ध्यान से देखिए, ये देखिए अगर हम इस पूरी वैल्यूज़ की बात करें तो ये पूरी वैल्यूज़ यही तो लिखा हुआ है ना, ये ठीक है ना। तो इसके प्लेस पे हम क्या कर सकते हैं, ये वाला मान रख सकते हैं। तो जब यहाँ पे ये मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा इसका मान, तो ये हो जाएगा आपका F12 इज इक्वल टू माइनस F21, ठीक। तो ये निष्कर्ष निकल रहा है। तो यहाँ से एक चीज़ याद रखना कि आपका जो कूलाम का नियम होता है ये भैया न्यूटन के तृतीय नियम का पालन भी करता है, ठीक है ना। तो कभी कभार क्वेश्चन से पूछ लिया जाता है, तो याद रखना, ठीक। तो कूलाम का नियम यानी तृतीय नियम होता है ना, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, तो ये कूलाम के नियम का पालन भी करता है, ठीक। तो ये इस तरह से हम इसका सदिश निरूपण कर सकते हैं। तो आई होप आपको इसका डेरिवेशन भी समझ में आ गया है, ठीक है ना। अब हम चलते हैं अगले स्लाइड पे, ठीक। तो दोस्तों अब आ गया है अगले स्लाइड में है आवेश सतत वितरण, ठीक है ना। तो सतत वितरण का मतलब होता है कि हम आवेश को किस प्रकार से किसी चालक पर जो है वितरित कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सतत आवेश वितरण का अर्थ क्या है, ऐसा निकाय जिसमें आवेश पास पास रखे हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, सतत आवेश वितरण, ठीक। तो ये है। तो सतत आवेश वितरण कितने प्रकार से किया जा सकता है, 3 प्रकार से हो सकता है, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो इस पे आधारित क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो पहला टॉपिक है, पहला हेडिंग क्या है, रेखीय आवेश वितरण। रेखी का मतलब सब तो समझ ही रहे हैं, ठीक है ना, जब किसी लेंथ या लंबाई या किसी रेखा में, ठीक है ना। तो जब आवेश एक समान रूप से एक रेखा पर वितरित होता है तो इसे हम क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व, ठीक है ना। जब हम किसी आवेश को किसी क्षण या कोई लेंथ वाली जो है वस्तु में, चालक में जो है आवेशित करते हैं, तो उस पर जो वितरित करने की जो प्रक्रिया होती है वो कहलाती है रेखीय आवेश, ठीक है ना, वितरण। अब यहाँ ध्यान रखना, प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। ध्यान रखना भाई, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आपसे पूछ लिया जाता है रेखीय आवेश घनत्व किसे कहते हैं, या रेखीय आवेश घनत्व से आप क्या समझते हैं, ठीक। तो याद रखना, प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, और रेखीय आवेश घनत्व को कैसे प्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से, ठीक। तो फार्मूला क्या होगा, लैम्डा इक्वल टू dQ/dl, ठीक है ना, क्या होगा ये है, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति मीटर, ठीक। तो याद रखना, ठीक है ना। अगले स्लाइड पे चलते हैं। अगला है नंबर 2 क्या है, पृष्ठ आवेश वितरण। पृष्ठ मतलब कोई क्षेत्रफलीय पृष्ठ है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो जब आवेश किसी पृष्ठ क्षेत्रफल पर एक समान रूप से वितरित होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, पृष्ठ आवेश वितरण कहते हैं, ठीक। और फिर यहाँ ध्यान रखना जो आपकी वैल्यूज़ हैं, ठीक, क्या लिखा है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं, और पृष्ठ आवेश घनत्व को कैसे प्रेजेंट किया जाता है, सिग्मा से, ठीक है ना। तो पृष्ठ आवेश घनत्व को सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, और इसका फार्मूला क्या होता है, सिग्मा इक्वल टू dQ/dA, ठीक है ना। तो dQ का मतलब हो गया कूलाम, और A मतलब क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर, तो इसका मात्रक जो होगा वो क्या होगा, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक। और अगर हम विमीय सूत्र की बात करें तो विमीय सूत्र आप निकाल लोगे भाई, कूलाम का होगा 80 और नीचे हो गया तो क्या होगा L-2 AT, ठीक। ये इसकी विमा, तो विमा निकालना तो आपको आ ही गया है, तो मेरे ख्याल से विमा निकाल ही लेंगे आप, ठीक। अगला, तो अगला टॉपिक है आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण, तो आयतन आवेश वितरण क्या होता है भाई, ध्यान दो, क्या लिखा है, जब आवेश किसी आयतन पर एक समान रूप से वितरित होता है तो इसे हम आयतन आवेश वितरण कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब हम आवेश को किसी आयतन वाले, आयतन में जैसे गोला हो गया, ठीक है ना, शंकु हो गया, घनाभ हो गया, घन हो गया, ठीक है ना, तो अगर ऐसे वस्तु जो है वाले वस्तुओं को आवेशित करते हैं तो उसके आयतन में जो आवेश का वितरण होता है उसे हम आयतन आवेश वितरण के नाम से समझते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे
प्रत्येकांक, ठीक है ना। प्रत्येकांक आयतन पर आवेश की मात्रा आयतन आवेश घनत्व कहलाता है और इसे हम किससे प्रेजेंट करते हैं, रो से प्रेजेंट किया जाता है। किससे प्रेजेंट करते हैं, रो से प्रदर्शित करते हैं और इसका फार्मूला हो जाएगा रो इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी वी, ठीक है ना। तो डी क्यू, क्यू का हो गया कूलाम और वी मतलब वैल्यूम, वैल्यूम का होता है घन मीटर, तो कूलाम प्रति घन मीटर, ठीक है ना। और इसकी जो विमेय सूत्र हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, एल की पावर 3 और इंटू 80 हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गई इसकी विमेय, ठीक। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। तो इन तीनों परिभाषाओं को आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। परिभाषा, साथ में मात्रक और विमेय, ठीक, ध्यान रखना। चलते हैं अगले स्लाइड पर। तो अगला स्लाइड आ गया भाई, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो गए हैं। तो अगले स्लाइड में क्या लिखा है, वैद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ठीक है ना। तो वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो कहने का मतलब जितने भी आवेश होते हैं, आवेश के चारों ओर जो है एक क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक है ना। तो वही लिखा है, किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय, भाई आवेश का कोई समुदाय भी तो हो सकता है ना। तो किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश ले जाने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि मान लो कोई आवेश है तो उस आवेश के चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न होता है और उसमें हम कोई बाहर से कोई आवेश ले जाएंगे तो बाहर से ले जाने पर उसमें हमें दो ही चीज़ों का अनुभव होगा, या तो आकर्षण या प्रतिकर्षण, या जिसे हम स्थिर वैद्युत बल के नाम से जानते हैं। तो अगर हमें स्थिर वैद्युत बल का अनुभव होगा तो हम समझ जाएंगे कि वहाँ पर कौन सा क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र है, ठीक। अगला है वैद्युत बल रेखाएं, ठीक है ना। तो वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, क्या लिखा है, वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वे निष्कोण वक्र रेखाएं जो किसी आवेश का सतत प्रदर्शन करती हैं वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं, ठीक है ना। तो वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, देखो सबसे पहले अगर आपको याद हो तो वैद्युत क्षेत्र के प्रदर्शन के लिए फैराडे ने वैद्युत बल रेखाओं का सुझाव दिया था। किसने सुझाव दिया था, फैराडे ने, ठीक। तो फैराडे के अनुसार क्या होती है कि वैद्युत बल रेखा जो है वैद्युत क्षेत्र में खींची गई एक काल्पनिक निष्कोण वक्र रेखाएं होती हैं जिन पर एक स्वतंत्र व पृथककृत एकांक धन आवेश चलता रहता है, ठीक है ना। तो किसी भी विद्युत क्षेत्र में कोई वैद्युत बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित करने की जो प्रक्रिया होती है वही कहलाती है वैद्युत बल रेखाएं, ठीक है ना। तो वैद्युत बल रेखाओं के गुण याद रख लो, ठीक है ना। तो इनके क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं वो ध्यान रखना, ठीक। तो वैद्युत बल रेखाओं के गुण, तो पहले गुण ये है कि वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं ये खुली वक्र रेखाएं होती हैं, ठीक है ना। यानी इसमें किसी भी प्रकार का कोई वक्र नहीं होता। जैसे मान लो एक ये धन आवेश हो गया और एक ये ऋण आवेश है, तो वैद्युत बल रेखाएं कुछ इस तरह से ये हो गई, ठीक है ना। तो क्या हो गई, ये खुली वक्र रेखा है क्योंकि इसमें देखो ये वक्र तो बन गया है बट ये किसी तरफ से बंद नहीं है, ठीक है ना। ये हो गई आपकी, ठीक। तो ये भी वक्र रेखा है ना, ये हो गई। तो ये सभी क्या होती हैं, खुली वक्र रेखाएं होती हैं, ठीक। ऐसे इधर से भी अगर खींचेंगे ये हो गई, तो ये हो गई, ठीक है ना। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, खुली वक्र रेखाएं, ये, ठीक। ये इस तरह से वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, ये देखिए। तो ये बाहर की ओर निकलेंगी, ठीक, और इधर अंदर की ओर ये होगी, ठीक। तो ये क्या होती है, वैद्युत बल रेखाएं जो होती है खुली वक्र रेखाएं होती हैं। वैद्युत बल रेखाएं या क्षेत्र रेखाएं किसी चालक के पृष्ठ से अभिलंबवत उत्पन्न होते हैं और अभिलंबवत ही समाप्त होते हैं। यानी वैद्युत बल रेखाएं जो उत्पन्न होती है वो अभिलंबवत उत्पन्न होती है और अभिलंबवत ही समाप्त होती हैं, ठीक है ना। वैद्युत बल रेखाएं धनात्मक आवेश से प्रारंभ होती है और ऋणात्मक आवेश पर क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ये देखिए, धन आवेश से प्रारंभ हुई और ऋण आवेश पर आगे क्या हो गई, समाप्त हो जाती हैं, ठीक है ना। दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, ठीक। तो अगर दो वैद्युत बल रेखाएं, तो दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। इसका कारण क्या होता है वो जान लो, ठीक है ना। अगर मान लो ये रेखाएं काटती हैं तो उनके कटान बिंदु पर जो दोनों बल रेखाएं होती हैं वो दो स्पर्श रेखाओं को खींचा जा सकता है ना। कहने का मतलब यह है कि उस बिंदु पर अगर हम कुल वैद्युत बल वैद्युत क्षेत्र की दो रेखा जो है दिशाएं प्रदर्शित करेंगे तो ऐसा असंभव होता है, ठीक है ना।
क्योंकि हमें पता है कुल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में केवल एक ही रेखा होती है, एक से अधिक नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो इसलिए दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, ठीक है ना। कुल वैद्युत क्षेत्र में केवल एक ही दिशा होती है, ठीक। चलते हैं अगले टॉपिक पे। तो अब अगले टॉपिक में ध्यान दीजिए, अगला टॉपिक आ गया। तो क्या लिखा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है ना, ध्यान रखना है, इम्पॉर्टेंट परिभाषा है, ठीक। तो इसके बारे में हम लोग जरूर याद रखेंगे, ठीक है ना, कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, ठीक। तो क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, ठीक है ना, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर प्रति एकांक परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश क्या होता है, Q0, ठीक है ना। तो प्रति एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ठीक है ना। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, E से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक। तो E से प्रदर्शित करते हैं, इसका फार्मूला हो जाएगा E=F/Q0, ठीक। क्या होगा, E=F/Q0। अब याद रखना कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है ये एक सदिश राशि होती है, ठीक है ना। इसका मात्रक जो होगा वो क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलम होता है, ठीक। और इसका जो विमीय सूत्र होता है वो क्या होता है, mL/T-3A-1, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान रखना कुछ नोटेड पॉइंट है, ठीक है ना, नोटेड पॉइंट ये ध्यान रखना, ठीक। तो मैं बता रहा हूँ, इसको लिख लेना कॉपी में, ठीक है ना। नोटेड पॉइंट क्या है वो ध्यान रखना। जैसे यहाँ पे एक शब्द आया है परीक्षण आवेश, क्या आया, परीक्षण आवेश। तो परीक्षण आवेश का मतलब क्या होता है, पहले इसके बारे में जान लो। तो ये परीक्षण आवेश जो होता है ये अति सूक्ष्म आवेश होता है, जो स्वयं के आवेश के कारण ही किसी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं ला पाता है, ठीक है ना। और याद रखना परीक्षण आवेश जो होता है ये सदैव धनावेश ही लिया जाता है। परीक्षण आवेश कैसा होता है, सदैव धनावेश होता है, ठीक। और दूसरी चीज ये है कि जो आपका परीक्षण आवेश है ये स्रोत बिंदु आवेश के द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का परीक्षण करता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, ठीक। तो ये नोटेड पॉइंट है, इनको ध्यान रखना। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि जो आपकी परीक्षण आवेश होती है ये स्वयं के आवेश के कारण ही किसी स्थान की वैद्युत क्षेत्र की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं लाता है। कहने का मतलब यह है कि परीक्षण आवेश जो होता है वो सदैव धनात्मक लिया जाता है, ठीक। दूसरा, परीक्षण आवेश जो होती है स्रोत बिंदु विद्युत आवेश के द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का ही परीक्षण करता है, ठीक। अब आ गए हैं भाई डेरिवेशन। तो डेरिवेशन के लिए आप लोग हो जाइए भाई तैयार, ठीक। तो भाई तैयार हो जाइए। क्या लिखा है, किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक। तो ध्यान दीजिए, क्या लिखा है, माना बिंदु आवेश Q ये है, ये कोई आपका बिंदु आवेश है Q जो कि बिंदु O पर स्थित है, ठीक है ना। परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है, यानी ये आपका आवेश जो है के परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है। बिंदु आवेश से r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक। तो ये है। अब यहाँ पे देखो मैंने फिगर ड्रा कर लिया, ये आपका कोई बिंदु आवेश है, ठीक, जिसका आवेश क्या है, Q है, और कहाँ पे स्थित है, बिंदु O पर स्थित है, ठीक। तो बिंदु O से r दूरी पर यह है कोई बिंदु P जहाँ पर हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है ना। तो इतना आपको चित्र बनाना है, इतना स्टेटमेंट लिखना रहता है, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से स्टेटमेंट आप लोग लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, ठीक। तो भाई एक आवेश ये हो गया, एक आवेश ये हो गया, तो इन दोनों आवेशों के कारण क्या होगा, एक वैद्युत बल लगेगा, ठीक है ना। किसके नियम से, यहाँ लिखोगे कूलाम के नियम से, ठीक है ना, कूलाम के नियम से, ठीक। अब कूलाम का नियम लगा रहे हैं और कूलाम के नियम से क्या रखेंगे, परीक्षण आवेश यानी Q0 पर लगने वाला बल, ठीक है ना, लगने वाला बल, ठीक, लगने वाला बल क्या होता है भैया, आपको पता ही है। तो सूत्र क्या बताया था मैंने, F=1/4π, ठीक है ना, 4πε0। अब ध्यान रखना यहाँ परावैद्युतांक का माध्यम भी है, तो परावैद्युतांक का भी यहाँ पर जिक्र हम करेंगे। तो परावैद्युतांक का माध्यम क्या है, के परावैद्युतांक के माध्यम में
स्थित है। ठीक, तो ये हो गया K। ठीक, और ये हो जाएगा आपका Q इंटू क्यू, 0 हो गया अपान, तो इसके बीच की दूरी क्या है, R है। ठीक है ना, तो क्या हो गया, R² हो जाएगा। ठीक, तो ये तो हो गया इसका बल। अब हम क्या करते हैं, बिंदु P पर आवेश Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, क्या लिखोगे, तो ये दें यहाँ लिखोगे बिंदु P पर, ठीक है ना, बिंदु P पर आवेश Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है ना, तो चलिए इसका तीव्रता निकाल लेते हैं। तीव्रता ये हो गया। ठीक, चलो सूत्र मैंने क्या बताया भाई, E=F/Q0, यही तो होता है ना। ठीक, तो ये देखिए यहाँ पे इस बिंदु पे निकाल रहे हैं, ठीक है ना, इस बिंदु पे, तो ये हो गया। चलो मान रख देते हैं, तो जब मान रखोगे तो क्या हो जाएगा, E=F की वैल्यू से ये निकाल रखे हो, इस मान को यहाँ पे रख दो, तो क्या हो जाएगा 1/4πε0 K, और ये बन गया आपका Q0/R², और नीचे अपान में Q0 है, ये लिख दिए, तो Q0 से Q0 हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ हो जाएगा E=1/4πε0 K, और ये हो जाएगा Q/R²। ठीक है ना, वायु के लिए K का मान जो होता है कितना होता है, 1, तो यहाँ पे हमारा फार्मूला हो जाएगा E=1/4πε0, और यहाँ हो जाएगा Q/R²। तो यही होता है किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है ना, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, तो ये डेरिवेशन याद रखना है। ठीक है ना, चलते हैं अगले स्लाइड पर। तो अगले स्लाइड में है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया है, वैद्युत द्विध्रुव। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होती है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो इंग्लिश में क्या कहोगे, इलेक्ट्रिक डिपोल। ठीक, तो क्या होता है, दो समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के बिंदु आवेशों को अत्यंत निकट दूरी पर रखने से बने निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है ना, तो दो समान, यानी ये Q और Q यहाँ पे है, तो समान आवेश परंतु विपरीत प्रकृति यानी कि एक पे धन चार्ज तो दूसरे पे क्या होना चाहिए, ऋण चार्ज। ठीक है ना, तो एक पे धन चार्ज और दूसरे पे ऋण चार्ज। ठीक, और इसको अत्यंत निकट दूरी, तो अत्यंत निकट दूरी यानी कितना होना चाहिए, 2L की दूरी पर रखने से हमारा जो निकाय तैयार होगा उसे ही हम क्या कहेंगे, वैद्युत द्विध्रुव। ठीक, अब वैद्युत द्विध्रुव जो होता है इसके उदाहरण याद रखना। ठीक है ना, तो क्या हो गया, HCl हो गया, HBr हो गया, H2 हो गया, CO हो गया, NH3 हो गया, तो ये सभी क्या होते हैं, वैद्युत द्विध्रुव के उदाहरण हैं। ठीक है ना, तो इसे जरूर याद रखना। ठीक, अब चलते हैं अगले टॉपिक। अगला टॉपिक है हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है ना, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, किसी एक आवेश Q तथा अल्पांश लंबाई 2L के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है ना, और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को कैसे प्रेजेंट करते हैं, P से, जिसका फार्मूला क्या होता है, P = Q × 2L। ठीक, अब ध्यान रखना कि वैद्युत द्विध्रुव जो होती है आपकी कैसी राशि होती है। ठीक, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होती है एक प्रकार की कैसी राशि है, सदिश राशि है। ठीक है ना, ये देखो साफ साफ लिखा है, ये एक सदिश राशि है। अब ध्यान रखना इसकी जो दिशा होती है माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर होती है। ठीक है ना, और याद रखना इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, कूलाम मीटर, और कूलाम मीटर अथवा क्या होता है, डेबाई। ध्यान रखना बहुत कम बुकों में मिलती है। ठीक है ना, डेबाई, तो डेबाई भी इसी का मात्रक होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, और इसकी जो विमेय सूत्र होती है वो क्या होती है, LT - LTA होता है। ठीक,
अब ध्यान रखना, एक डिवाइस जो होता है कितने कूलाम के बराबर होता है, तो ये होता है 3.3 इंटू 10⁻³ कूलाम मीटर के बराबर होता है, ये ध्यान रखना। ठीक, तो इसमें से भाई कुछ पूछा जा सकता है तो इसको जरूर याद रखिए। ठीक, अब चलते हैं अगले टॉपिक पे। तो भाई अब अगला टॉपिक जो आ गए हैं भाई, डेरिवेशन आ गए हैं। अब आप लोग हो जाइए तैयार फिर, ठीक है ना, डेरिवेशन करने के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब आप लोग एकदम अच्छे से जो है बैठ जाइए, ठीक है ना, और इन डेरिवेशन को आपको तैयार करना रहेगा। ठीक, तो चलिए हम लोग समझ लेते हैं क्या होती हैं, है ना। तो पहला टॉपिक में है पहला, अच्छी अच्छी अथवा अनुदैर्ध्य स्थित। ठीक, तो मेन होता है स्टेटमेंट लिखना है। तो स्टेटमेंट कैसे लिखोगे वो मैंने, देखो ये एक वैद्युत द्विध्रुव है ए बी, है ना, तो ये लिखा, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी दो बिंदु आवेशों प्लस क्यू तथा माइनस क्यू से मिलकर बना है। ये देखो, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू से मिलकर बना है। ठीक, जिनके बीच की दूरी 2l है, तो इनके बीच की दूरी क्या हो गई 2l। ठीक, द्विध्रुव परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है, यानी ये जो आपका वैद्युत द्विध्रुव है के परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित है। द्विध्रुव के केंद्र O से r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, तो ये चित्र मैंने बना दिया है, ठीक है ना। ये एक वैद्युत द्विध्रुव है, इस वैद्युत द्विध्रुव के इस केंद्र से r दूरी पर ये हो गया कोई बिंदु P है जहां पे आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, तो फिगर आपके चित्र में बना हुआ है, ये हो गया। अब हम लोग चलते हैं, तो कैसे इसका निगमन करना है वो हम आपको करके दिखाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। ठीक, अब यहाँ आप क्या लिखोगे, यहाँ लिखना है आपको प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, तो इसका हम फार्मूला निकाले थे E1, ठीक है ना। किससे प्रेजेंट किया गया है, E1 से। ये देखिए यहाँ चित्र में देखिए, ये E1 हो गया, ठीक है ना। तो E1 से प्रेजेंट किए हैं, तो E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो E1 इक्वल टू होता है 1/4πε0, माध्यम का परावैद्युतांक है के, ठीक है ना, और इनटू क्या हो जाएगा Q/। ठीक, अब इसकी दूरी, तो भैया यहाँ देखो, ये देखिए यहाँ से इसकी जो दूरी है वो दे दी गई है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा इसमें मिस है, ये जो दूरी होगी हमारी, ठीक, ये ध्यान रखना, ये यहाँ से दी गई, ये वाली जो बिंदु होती है यहाँ से ये दूरी होती है, ठीक है ना। तो इसको यहाँ से हटा देते हैं, ये जो दूरी होगी आपकी ये गलत हो गई है, ठीक है ना, ये लाइन बड़ी हो गई है, इसको यहाँ से हमें हटा दी, ठीक है ना, ये हो गया, यानी यहाँ से, तो यहाँ से इसकी दूरी ये दी गई r-l। ठीक, तो ये दूरी आपकी क्या हो गई r-l का स्क्वायर। ठीक, अगर आपसे डायरेक्शन पूछा जाए तो क्या बताओगे भाई, AP दिशा में। कौन सी दिशा हो गई, AP दिशा में। ठीक, ये हो गई। अब चलते हैं अगले उस पर। ठीक, तो अब यहाँ निकालेंगे -Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, तो इसकी वैल्यूज क्या हो जाएगी, E2 इक्वल टू हो गया 1/4πε0 के, और ये हो गया Q/। अब इसकी दूरी भाई, तो इसकी दूरी देख लीजिए, इसकी दूरी ये दी गई है, ठीक, ये देखिए, तो यहाँ से इसकी दूरी दी गई है r+l, ठीक है, तो इसकी दूरी क्या हो जाएगी r+l हो गई। ठीक, तो ये हो गई r+l का होल स्क्वायर। ठीक, और इसका डायरेक्शन क्या हो गया, PB दिशा में हो गई।
पी बी दिशा में। ठीक, तो ये हो गया। अब हमें क्या चाहिए भाई, अध्यारोपण के सिद्धांत से बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक, तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, E इक्वल टू हो जाएगा E1 प्लस E2। ठीक है, क्या होगा, E1 प्लस E2। लेकिन ध्यान देना जो E1 और E2 की दिशाएं हैं, ठीक है ना, ये देखिए ध्यान से, ये देखिए E1 की डायरेक्शन इधर है, ठीक है ना, E1 की डायरेक्शन इधर है और E2 का डायरेक्शन इधर है। तो दिशाएं विपरीत होने के कारण इनका जो मान हो जाएगा, यानी परिणामी तीव्रता जो होगी वो क्या हो जाएगी, E1 माइनस E2 हो जाएगी। ठीक है ना, क्या हो जाएगी, E1 माइनस E2। ठीक है ना, तो अब चूंकि इनकी जो दिशा है, ठीक है ना, चूंकि E1 तथा E2 की दिशाएं विपरीत हैं, ठीक है ना, दिशाएं क्या हैं, विपरीत हैं। अब विपरीत हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि E इक्वल टू हो जाएगा E1 माइनस E2। ठीक, चलो अब मान रख देते हैं और इसको सॉल्व कर लिया जाए। ठीक, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ हो जाएगा आपका E इक्वल टू E1 की वैल्यूज रख देते, तो E1 का मान था 1/4πε0 के, और ये हो गया Q/R-L का होल स्क्वायर, यहाँ लगाया माइनस। E2 का मान रख देते हैं, तो E2 का मान हो जाएगा 1/4πε0 के, और ये हो जाएगा Q/R+L का होल स्क्वायर। ठीक, अब आपको करना क्या है, कॉमन ले लीजिए। तो E इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 Q मिल जाएगा इंटू के, और Q मिल जाएगा हमें क्या, कॉमन। तो इतना कॉमन मिल जाएगा तो ये बन जाएगा आपका 1/R-L का होल स्क्वायर, और ये हो गया माइनस, और ये हो जाएगा 1/R+L का होल स्क्वायर। ठीक, अब आपको क्या करना है भैया, इनका एलसीएम ले लो और एलसीएम लेके हर बराबर कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा E इक्वल टू 1/4πε0 के इंटू Q, और यहाँ जब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा आपका R+L का होल स्क्वायर माइनस, ये इधर गुणा होगा तो ये बन जाएगा R-L का होल स्क्वायर। ठीक, अपान नीचे A-B, और यहाँ हो गया A+B, तो A-B यानी क्या हो गया, R² - L² का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब आप लोग बीजगणित में एक फार्मूला पढ़े हैं, A+B का होल स्क्वायर माइनस A-B का होल स्क्वायर, ठीक है ना, जो किसके बराबर होता है, 4AB के। ठीक, या आप यहाँ क्या करना, A+B का होल स्क्वायर लगा देना, यहाँ A-B का होल स्क्वायर लगा देना, ठीक है ना, और इसे सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यूज हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, तो E इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 इंटू के, और ये हो गया Q, और यहाँ पे जब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो A+B का होल स्क्वायर माइनस A-B का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, 4AB। तो इसके स्थान पे क्या रखेंगे, 4, A की जगह R हो गया, B की जगह L हो गया, तो RL, और नीचे हो जाएगा R² - L² का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसका जब ब्रैकेट्स खोलेंगे तो E इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 इंटू के, और ये हो जाएगा, इसको तोड़ दीजिए, तो इसको 2R बाहर कर लेते हैं इंटू 2QL, इसको एक साथ कर लेते हैं, ठीक है ना, अपान नीचे हो जाएगा R² - L² का होल स्क्वायर। ठीक, क्यों ऐसा किया गया, तो भाई देखो चूंकि हमें पता है P बराबर क्या होता है, 2QL होता है। ठीक, तो इसके प्लेस पे हम इसकी वैल्यूज रख देंगे, तो क्या हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा E इक्वल टू 1/4πε0 के, और ये हो जाएगा आपका
2rp अपान नीचे क्या हो गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ क्या लिखेंगे, आर की तुलना में एल इज़ वेरी वेरी लेस देन, तो एल स्क्वायर को हम क्या मान लेते हैं 0। ठीक है ना, तो आपका जब एल स्क्वायर 0 हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा ई इक्वल टू 1/4πε0 के, और ये हो जाएगा 2rp अपान यहाँ एल की वैल्यू 0 हो जाएगा तो आर स्क्वायर का होल स्क्वायर बनेगा, और आर स्क्वायर का होल स्क्वायर तो घात के ऊपर घात क्या होती है, गुणा हो जाती है, तो गुणा हो जाएगी तो 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी आर की घात 4। ठीक, अब इसको क्या करना है, फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक आर से एक आर कैंसिल कर देंगे। ठीक, तो क्या बन के आ गया आपका, तो ये हो जाएगा ई इक्वल टू 1/4πε0 के इंटू 2p अपान आर क्यूब हो गया। ठीक, अब यहाँ देखो वायु के लिए हमें पता है, ठीक है ना, वायु के लिए के का मान कितना होता है 1, तो जब यहाँ पे 1 रख दोगे तो क्या हो जाएगा भैया, तो ए इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 और ये हो जाएगा 2p अपान आर क्यूब। ठीक, ये हो गया हमारा जो है अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, न्यूटन प्रति कूलम, ये हो गया। ठीक, इस तरह से हम इसका निगमन कर लेंगे। तो सभी लोग जो है इसको बढ़िया अच्छे से तैयार कर लीजिए और अच्छे से इसको तैयार कर लो। ठीक है ना, अगर एक बार में समझ में ना आए तो आप लोग वीडियो को एक बार फिर से रिवाइज करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, तो इस तरह से आपको इस डेरिवेट को कर लेना है। ठीक, अब चलते हैं हम अगले पे, तो चलिए ध्यान दीजिए अगला। अब आ गए हैं हम अगले वीडियो पर, ठीक है ना, अगले स्लाइड पे। तो अगला स्लाइड ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है, निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति। ठीक है ना, तो निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। तो निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, इसके बारे में भी अच्छे से जान लेते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं निरक्षीय स्थिति में। ठीक है ना, तो क्या लिखा है, माना है एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी, तो सबसे पहले एक वैद्युत द्विध्रुव बना देते हैं। ठीक है ना, ये देखिए ये हो गया है आपका एक वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है ना, ये हो गई वैद्युत द्विध्रुव। ठीक, जो प्लस आवेश और माइनस आवेश से मिलकर बना है, यही तो लिखा हुआ ना, माना ए बी एक वैद्युत दो बिंदु आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू से मिलकर बना है। इसका नाम दे देते हैं ए और इसका नाम हो गया बी। ठीक है ना, तो ये हो गए दो बिंदु आवेश। ठीक, फिर क्या लिखा है, इनके बीच की अल्पांश लंबाई 2l है। ठीक है ना, तो अल्पांश लंबाई 2l हो गया। ठीक, ये आपकी टोटल जो लंबाई होती है 2l होती है, ये हो गई। ठीक, अब इसके बाद आगे क्या है ये देखते हैं। ठीक, फिर क्या लिखा है, द्विध्रुव के परावैद्युतांक माध्यम में स्थित है, यानी ये द्विध्रुव जो है के परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित है। फिर क्या लिखा है, द्विध्रुव के केंद्र O से लंबवत r दूरी पर कोई बिंदु P है। तो द्विध्रुव के मध्य बिंदु ये हो गया मध्य बिंदु, यानी तो ये हो गई इसकी लंबवत दूरी ये हो गई। ठीक है ना, और इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है r, तो r दूरी पर ये हो गया बिंदु P। ठीक, जहाँ पर हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, अब ये धन आवेश है, तो धन आवेश से वैद्युत बल रेखाएं प्रारंभ होती हैं और अनंत पे जाके समाप्त हो जाती हैं, यही तो जानते हो ना, यही तो होती। तो ये देखिए, तो ये हो गई। अब इसके दो घटक काम करेंगे। ठीक है ना, एक होगा क्षैतिज घटक और एक होगा ऊर्ध्व घटक। तो ये हो गई इसकी क्षैतिज घटक और ये हो जाएगी इसकी ऊर्ध्व घटक। ठीक, ये और ये आपका माइनस आवेश है, तो अनंत से वैद्युत बल रेखाएं प्रारंभ होती हैं और आवेश पर आके क्या हो जाती है,
समाप्त हो जाती हैं। ठीक, तो ये आपकी हो जाएगी E1 और ये हो जाएगा E2। तो इसकी जो घटक हो जाएंगी भाई, E1 का भी डायरेक्शन ये है और E2 का भी डायरेक्शन यही हो जाएगा। ठीक, और इसका जो ऊर्ध्व घटक होगा वो नीचे की ओर आ जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये होती है E2 साइन थीटा और ये हो जाएगा E1 साइन थीटा। ठीक, और ये हो जाएगा E1 कॉस थीटा प्लस ये हो गया E2 कॉस थीटा। ठीक, तो ये हो गया। तो फिगर मेरे ख्याल से समझ में आपको आ चुका होगा। ठीक है ना, और याद रखना ये द्विध्रुव से जो है किस एंगल पे है, थीटा है। तो अगर ये थीटा तो ये भी तो इसका थीटा ही होगा और ये भी आपकी क्या हो जाएगी, थीटा। ठीक, तो ये हो गई। तो ये सारी वैल्यूज़ तो इस तरह से आप फिगर ड्रा कर लेंगे। ठीक, तो जैसा ही स्टेटमेंट में लिखा था वैसा ही हमने फिगर ड्रा किया। ठीक, अब चलते हैं आगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं इसकी वैल्यूज़। तो फिर आपको वही लिखना है। ठीक, क्या लिखोगे, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, चलो मान निकाल लेते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है भाई। तो उससे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले इसकी हम वैल्यूज ज्ञात कर लेते हैं। तो अब ध्यान से देखो यहाँ पे। ठीक, तो अगर हम इस बिंदु का नाम P है, ये A है, ये है, तो यहाँ लिखो त्रिभुज और ये हो जाएगा आपका AOP में। ठीक है ना, और यहाँ हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं क्योंकि ये आपका क्या है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है ना, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो ये देखो, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, तो कर्ण का नाम क्या हो गया, AP। तो AP स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आधार हमारा क्या हो गया, OA। तो OA का स्क्वायर प्लस लंब हो जाएगा OP का स्क्वायर। ठीक, तो इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो AP इक्वल टू हो जाएगा रूट OA का मतलब ये आधी दूरी हो गई, तो ये वाली लेंथ L हो जाएगी और ये वाली भी लेंथ L हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये हो गया L स्क्वायर और प्लस OP, ये वाली दूरी क्या है, R स्क्वायर, ये हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये AP की लंबाई हो गई। अब देखो यहाँ पे अगर हम इसमें देखें तो इस त्रिभुज में भी यही चीज़ होगा। तो कहने का मतलब ये हो गया AP बराबर PB और ये सभी किसके बराबर होंगे, रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ठीक, ये हो गया। अब ध्यान देना, यहाँ पे अगर हम एक वैल्यूज और निकाल लें इसी में, ठीक है ना, कॉस थीटा की वैल्यूज, किसकी वैल्यूज, कॉस थीटा की वैल्यूज। तो यहाँ थीटा है तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या हो गया हमारा OA और अपान क्या हो जाएगा AP। तो OA का मान हो गया L और AP का मान क्या होगा, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ठीक, चलो अब मान निकालते हैं। हाँ, तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। तो इसकी वैल्यूज हो गई E1, तो क्या हो गया 1/4πε0 K। ठीक है ना, माध्यम का परावैद्युतांक क्या है, K। और ये हो जाएगा Q अपान दूरी, तो इस आवेश से इसकी दूरी ये हो गई, तो ये वाली दूरी हम कितना निकाले, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और ये वाली लेंथ भी हमारी यही होगी L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा तो कुल मिला के इसकी जो वैल्यूज हो जाएगी वो क्या होगी, 1/4πε0 K, और ये हो जाएगा Q अपान स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक, ये हो गया। और इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, AP दिशा में। ठीक है ना, किस दिशा में हो गया, AP दिशा में, ये हो गई। ठीक, ये। ठीक, अब यहाँ लिखोगे माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र
की तीव्रता। ठीक, चलो इसके कारण भी निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगी हमारी वैल्यूज E2। ठीक है ना, क्या हो जाएगी E2 इजक्वल टू 1/4πε0 के, और ये हो गया Q अपान, देखो इसकी दूरी भी यही है तो इसकी दूरी यही हुई, तो इसकी वैल्यूज भी जो होगी वो क्या होगी R² प्लस L², और इसका डायरेक्शन होगा PB दिशा में, PB दिशा में। ठीक, ये हो गया। चलो अब इसका हम क्या निकालेंगे, परिणामी। ठीक है, तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या लिखोगे, परिणामी तीव्रता। तो परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी, A=E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ठीक, अब ध्यान रखना यहाँ पे जो आपके ये ऊर्ध्व घटक हैं ये दोनों, ठीक है ना, देखो E1 और E2 के मान बराबर आए हैं, ठीक है ना, और साइन थीटा, लेकिन इन दोनों की दिशाएं क्या हैं, विपरीत हैं। तो दोनों की दिशाओं के विपरीत होने के कारण ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे, और इन दोनों का डायरेक्शन एक ही है तो यही बचेंगे। ठीक है ना, तो E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। ठीक, तो चलिए अगली वैल्यूज हम रखते हैं। ठीक है ना, तो मान रख दिया जाए तो क्या हो जाएगा, A= हो गया E1 1/4πε0 के, और ये हो जाएगा Q अपान R माइनस इसका मान क्या था R² प्लस L²। ठीक है ना, और ये हो गया cos थीटा, और प्लस E2 का मान जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4πε0 के, और इसका मान हो गया Q अपान R² प्लस L² इंटू कॉस थीटा। ठीक, अब देखो दोनों मान समान है तो जुड़ जाएंगे, तो जुड़ जाएगा तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, E बराबर 1/4πε0 के, और Q धन Q कितना हो जाएगा 2Q अपान नीचे हो गया R² प्लस L² इंटू क्या हो गया cos थीटा। ठीक, अब देखो cos थीटा का मान हम यहाँ पे निकाल चुके हैं। ठीक है ना, cos थीटा किसके बराबर है, L/√R² प्लस L², तो यहाँ पे इसकी वैल्यूज रख दो। ठीक है ना, तो यहाँ पे जब इसकी वैल्यूज रख देंगे तो E= हो जाएगा 1/4πε0 के, और यहाँ हो गया 2Q अपान R² प्लस L², और इंटू cos थीटा की वैल्यूज़ क्या बताया था, तो इसकी वैल्यूज़ हो गई L/√R² प्लस L² हो गई। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान दो, अगर हम x और √x का मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, x की घात 3/2। ठीक, अगर जिसको समझ में नहीं आया फिर से समझ लो, जैसे यहाँ देखो x की घात 1 है और x की घात 1/2, तो आपको पता है घातांक रूल से कि गुणा करने पर घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो x की पावर 1 प्लस 1/2 यानी क्या हो जाएगा, x की घात 2 1 कम 2 1 3/2 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गए। अब चलते हैं अगले टॉपिक्स पे। ठीक है ना, मतलब इसको आगे चलते हैं, सॉल्व करते हैं। तो जब इसको गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा E= 1/4πε0 के, और ये बन जाएगा 2QL अपान, इसको हम क्या लिखेंगे R² प्लस L² की पावर 3/2। ठीक, अब चूंकि आपको पता है P बराबर क्या होता है 2QL, और यहाँ लिखेंगे R की तुलना में L इज़ वेरी वेरी लेस देन, तो L² को हम किसके बराबर रखेंगे 0 के। तो यहाँ हो जाएगा E= 1/4πε0 के, और इसके प्लेस पे रख देंगे P अपान R² प्लस L² की वैल्यूज हो जाएगा 0 की पावर 3/2। ठीक है ना, अब घात के ऊपर घात जो होती हैं वो क्या होता है, गुणा हो जाती है, यानी R की पावर m इंटू n होता है। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा E= 1/4πε0 के, और ये हो जाएगा P अपान R² इंटू 3/2, तो 2 से ये 2 हो जाएगा कैंसिल, तो जो इसकी वैल्यूज़ होगी वो क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगा E= 1/4πε0 के, और ये बन जाएगा P/R³। ठीक है,
अब हमने आपको बता रखा है भाई वायु के लिए के का मान कितना होता है 1, तो ये हो जाएगा E = 1/4πε0 और के का मान 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा P/R³। ठीक है ना। ये होती है निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, इस तरह से आपको इसका डेरिवेशन कर लेना है। ठीक, तो अच्छे से भाई तैयार कर लीजिए ये दोनों डेरिवेशन। ठीक है ना। तो दोनों डेरिवेशन में से कोई डेरिवेशन आ जाने के चांस रहते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक, अब चलते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे। ठीक है ना। तो लास्ट टॉपिक आ गया है और इसका लास्ट डेरिवेशन है। इसके बाद हमारा ये पूरा जो है चैप्टर हो जाएगा समाप्त। ठीक है ना। तो एक वीडियो में पूरा चैप्टर आपका समाप्त कर दिया मैंने। ठीक है ना। तो चलते हैं अगले स्लाइड। तो अगला स्लाइड आपके स्क्रीन पे आ चुका है। ठीक है ना। ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर बल तथा बल आघूर्ण। ठीक है। तो बल आघूर्ण की वैल्यूज हम लोग ज्ञात करने वाले हैं। ठीक, तो देखो इसका भी फिगर मैंने पहले से बना रखा है। क्या लिखा, माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है ना। तो ये देखिए ये है आपका ए बी, इसका नाम हो गया ए और इसका नाम हो गया बी। ठीक है ना। तो ये ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके आवेश +q तथा -q आवेश और मध्य दूरी जो है 2l है और द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो क्या है, p है। एक समान वैद्युत क्षेत्र E में इस प्रकार रखा है कि द्विध्रुव आघूर्ण P वैद्युत क्षेत्र E से थीटा कोण बनाता है। ठीक, तो ये देखो आपका द्विध्रुव है। ठीक है ना, जिसकी अल्पांश लंबाई ये 2l हो गया। ठीक, और ये एक समान वैद्युत क्षेत्र E में, ठीक है ना, किस एंगल पे, थीटा कोण पर स्थित है। ठीक, तो इस बिंदु का नाम दे देते हैं C। तो भाई यहाँ त्रिकोणमिति से ये वाली लेंथ आपकी जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 2l sin थीटा। ठीक, तो ये हो गया। अगर इसका हम मान निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे वो हम आपको अभी बता दे रहे हैं। ठीक है ना। तो यहाँ देख लीजिए। ठीक, ये देखें तो यहाँ पे ये जो वैल्यूज़ आपका दिया गया है, ये देखो ये दिया गया है। तो इसका मान देखो ये हो गया। तो त्रिभुज ABC में, ठीक है ना, ABC में अब हमें साइन थीटा की वैल्यूज़ निकालना। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब। ठीक है ना, क्या होता है, लंब। और इसका लंब क्या है, BC। ठीक है ना, लंब क्या है, BC है। तो ये लंब हो गई BC। तो यहाँ क्या हो जाएगा, BC अपान कर्ण का नाम क्या हो गया, AB। तो हमें किसका मान निकालना है, लंब का मान निकालना है। तो इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो BC = का हो जाएगा AB sin थीटा। ठीक, और यहाँ से BC की वैल्यू, BC बराबर क्या हो जाएगा, AB का मान हो गया 2l sin थीटा। ठीक है ना। तो ये हो गई लंबवत दूरी BC की वैल्यूज। ठीक, तो इस तरह से इसका मान निकाला गया है। ठीक है ना। चलो अब चलते हैं आगे। ठीक, अब ध्यान दीजिए। ठीक है ना, कि जो आपका ये वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है ना, तो वैद्युत क्षेत्र के कारण द्विध्रुव के आवेश Q पर, ये जो आपका आवेश है, ठीक है ना, आवेश ये आपका हो गया आवेश +Q1। ठीक है ना। तो इस पर जो बल लगेगा इस आवेश के कारण, इसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, QE हो जाएगा। ठीक, और इस पे जो आवेश है माइनस का है, तो इस पे जो लगने वाला बल होगा वो कितना हो जाएगा, -QE हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, -QE। तो दोनों की दिशाएं क्या हैं, विपरीत हैं, वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। तो इससे स्पष्ट है कि आपकी F1 और F2 परिमाण में क्या है, समान है, और इनकी जो प्रकृति है वो क्या है, विपरीत है। तो द्विध्रुव पे जो टोटल बल होगा वो कितना होगा, 0 होगा। ठीक है ना। तो इन पर जो लगने वाला टोटल बल क्या होगा, वो 0 होगा। ठीक, तो अब हम इसमें क्या करते हैं कि निकाल लेते हैं। जैसे आपका जो है जब बल 0 हो जाता है तो इनमें कोई विस्थापन होता नहीं, लेकिन जो आपकी F1 और F2 है ये असंगामी बल है। ठीक है ना, क्या है, असंगामी बल है। तो असंगामी बल होने के कारण ये एक बलयुग्म का निर्माण करेंगे। ठीक है ना, ये एक बलयुग्म का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, और जिससे द्विध्रुव पर एक प्रत्यानयन बल आघूर्ण कार्य करता है। ठीक, क्या होता है जब ये बल युग्म का निर्माण करते हैं, भाई एक बल आगे को लग रहा है, एक बल पीछे को। ये देखो ये इस डायरेक्शन में लग रहा है और ये इस डायरेक्शन में, तो ये इन दोनों के क्या होगा, इन दोनों के कारण बल युग्म का निर्माण होगा। ठीक है ना।
और इस बल युग्म के कारण जो है इस पर क्या होता है, एक बल आघूर्ण कार्य करता है जो द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयास करता है। ठीक है ना। तो कहने का मतलब जो प्रत्यानयन बल होगा उसका मान क्या होगा तो निकाल लेते हैं। ठीक, तो यहाँ देखिए, ठीक है ना, प्रत्यानयन बल, कौन सा बल, प्रत्यानयन बल। तो प्रत्यानयन बल का सूत्र क्या होगा। ठीक, तो प्रत्यानयन बल आघूर्ण के नाम से जानेंगे। तो प्रत्यानयन बल आघूर्ण क्या होता है, बल क्या हो जाएगा, बल और इनटू बल की दिशा में विस्थापन। ठीक है ना, या लंबवत विस्थापन कह सकते हो, लंबवत विस्थापन, विस्थापन ये हो गया। ठीक, तो बल आघूर्ण को हम कैसे प्रेजेंट करते हैं भैया, टाउ से। तो टाउ इक्वल टू, अब बल चाहे F1 या F2, ठीक है ना, दोनों में से कोई एक ही बल तो लिया जाएगा, तो F1 या F2 गुणे विस्थापन, तो विस्थापन क्या हो जाएगा, BC। तो चलो मान रख देते हैं, तो टाउ, अब बल कौन सा लग रहा है, QE, और विस्थापन कितना है, 2L साइन थीटा। ठीक है ना, कितना है, 2L साइन थीटा। अब चूंकि आपको पता है भाई, अगर हम यहाँ पे Q को इसके साथ कर लें, ठीक है ना, तो ये देखो, चूंकि आपको पता है 2QL किसके बराबर होता है, P के, तो यहाँ पे जब रखेंगे तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2QL, ऐसे कर लेते हैं, और इंटू E साइन थीटा, ये हो जाएगा। ठीक, तो इसके प्लेस पे इसकी वैल्यू रखेंगे तो टाउ इक्वल टू का हो जाएगी PE साइन थीटा। ठीक, तो यही होता है बल आघूर्ण का सूत्र। ठीक, यही क्या है, बल आघूर्ण का सूत्र। अब ध्यान देना, इसका जो सदिश रूप होता है, सदिश रूप भी लिख देते हैं क्योंकि पूछा जाता है MCQ में, सदिश रूप। तो बल आघूर्ण का जो सदिश रूप होता है वो क्या होता है, तो टाउ बराबर हो जाएगा P क्रॉस E, ये याद रखना। ठीक है ना, क्या होगा, P क्रॉस E। और बल आघूर्ण का मात्रक तो आपको पता ही है, अगर मात्रक आपसे पूछा जाए तो मात्रक आप आराम से निकाल सकते हैं। मात्रक, तो मात्रक क्या होगा, बल गुणे विस्थापन, बल का मात्रक न्यूटन और विस्थापन का मात्रक क्या होगा, मीटर, न्यूटन मीटर हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया। अब इसकी कुछ स्थितियाँ होती हैं वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो विशेष स्थितियाँ, ठीक, ये मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, विशेष स्थितियाँ। ठीक, थोड़ी सी राइटिंग गड़बड़ होती है, ध्यान रखना। ठीक है ना, विशेष स्थितियाँ, तो विशेष स्थितियों में टाइप फर्स्ट ध्यान दीजिए। ठीक, टाइप फर्स्ट क्या होती है कि जब आपका थीटा क्या हो, जब थीटा क्या हो, 0 डिग्री हो। ठीक, थीटा क्या हो, 0 डिग्री हो। अब 0 डिग्री का मतलब हो गया जब आपकी वैद्युत द्विध्रुव जो होती है वैद्युत क्षेत्र के अंतरिक्ष संरेखित हो, यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण P और वैद्युत क्षेत्र की दिशा दोनों एक ही डायरेक्शन में हो। ठीक है ना, कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे ये आपका वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन है E, और आपका जो P है, ठीक है ना, P भी इसी दिशा में हो और E भी इसी डायरेक्शन में हो। ठीक है ना, जब P और E दोनों समान दिशा में होंगे तब थीटा बराबर कितना होगा, 0 डिग्री। और जब थीटा बराबर 0 डिग्री हो जाएगा तो साइन, है ना, तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, टाउ बराबर हो जाएगा PE साइन 0। और साइन 0 की वैल्यूज आपको पता है, साइन 0 बराबर किसके होता है, 0 के, तो यहाँ पे टाउ आपकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है ना, तब आपका बल आघूर्ण जो होगा वो कितना होगा। तो ये कंडीशंस आपकी स्थायी अवस्था भी कहलाती है। ठीक है ना, स्थायी साम्य अवस्था भी कहलाती है, ये भी ध्यान रखना है, स्थायी साम्य अवस्था। तो अगर आपसे स्थायी साम्य अवस्था पर बलयुग्म आघूर्ण की बात करें तो समझ जाना कितना होगा, 0। ठीक है, स्थायी साम्य अवस्था कहलाती है, कहलाती है। ठीक, चलते हैं अगले पे। तो अगला कंडीशंस देखो ध्यान से। ठीक है, केस नंबर सेकंड। ठीक, तो केस नंबर सेकंड पे ध्यान दीजिए, सेकंड में हमें क्या करना है। तो सेकंड पे देखो क्या कह रहा है, अगर मान लो आपका द्विध्रुव जो है जब थीटा बराबर कितना हो जाए, 180 डिग्री पे हो। ठीक है ना, जब थीटा बराबर 100 डिग्री, तो इसका मतलब क्या हो गया कि द्विध्रुव और वैद्युत क्षेत्र दोनों क्या हो, विपरीत दिशा में हो जाए। किस दिशा में हो जाए,
विपरीत, जब विपरीत दिशा में है ना होंगे, विपरीत दिशा किसमें हो, विपरीत दिशा में हो, तो कितना डिग्री का कोण बनाएंगे, 180 अंश का कोण बनाएंगे। ठीक, जैसे ये हो गया, मान लो इसका डायरेक्शन इधर है ई और पी का डायरेक्शन इधर, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा, 180 अंश। ठीक, तब हमारी द्विध्रुव आघूर्ण कितनी होगी, तो इसके बारे में जान लो। तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, पी ई साइन 180, और साइन 180 अंश का मान क्या होता है, 0। तो इस अवस्था में भी टाउ आपकी क्या होगी, 0 होगी। ठीक है ना, तो ये आपकी जो अवस्था होगी इसे हम अस्थायी अवस्था के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, अस्थायी साम्य अवस्था कहलाएगी, अस्थायी साम्यावस्था। ठीक है ना, कहलाती है, ये ध्यान रखना। ठीक, और आ जाते हैं, एक और केस है इसका, तो केस है ना, उस केस की तरफ भी आ जाते हैं। ठीक, तो यहाँ देख लीजिए। ठीक, इतने में तो ये हो गया कंडीशन थर्ड। ठीक, अब कंडीशन थर्ड में हम देखते हैं क्या निकल के आता है इसका। कंडीशन थर्ड जब होगा, जब थीटा बराबर क्या हो, 90 डिग्री। अब 90 डिग्री का मतलब क्या हो गया, 90 डिग्री का मतलब हो गया जब ये क्या हो, लंबवत होंगे। ठीक है ना, क्या होंगे, लंबवत। तब टाउ की वैल्यूज क्या हो जाएगा, पी ई साइन 90 डिग्री। ठीक, और आपको पता है साइन 90 की जो वैल्यूज होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। कितनी होती है, 1 होती है। ठीक, तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यूज हो जाएगी वो क्या हो जाएगा, टाउ मैक्स इक्वल टू हो जाएगा कितना, पी ई। कितना हो जाएगा, टाउ इक्वल टू पी ई। ठीक, तो इसका मतलब यह है कि इस स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव पे जो अधिकतम बल आघूर्ण कार्य करेगा। ठीक है ना, कितना, अधिकतम बल आघूर्ण कार्य करेगा। ठीक, अब यहाँ से आपको अगर हमें वैल्यूज निकालना हो, ठीक, तो निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब हो गया लंबवत। ठीक है ना, यानी जब ई और एफ क्या होंगे, लंबवत होंगे, ये ध्यान रखना। ठीक है ना, ये ई का डायरेक्शन हो जाए और ये पी का डायरेक्शन हो जाए, तो इनके बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री। ठीक, तो इस तरह से आपका ये चैप्टर हो गया पूरी तरह से समाप्त, इसकी थ्योरी समाप्त हो गई है। अब हम इसके न्यूमेरिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही है, अच्छी लग रही है, तो आप लोग वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और जो विद्यार्थी इस चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है ना, क्योंकि आपको इस चैनल पे जो है इन गर्मी की छुट्टियों में पूरा का पूरा सिलेबस कवर होने वाला है, फिजिक्स, मैथ, हाई स्कूल और इंटर की। ठीक है ना, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। कल मिलेंगे हम एक नए वीडियो के साथ।